बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, तमाम तर तारीफें हैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, और तमाम तर दुरूद और सलाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जिनकी मोहब्बत में परवरदिगार आलम ने इस कायनात को तख्लीक किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। आज के मेरे मौज़ूआत हैं MQM अल्ताफ हुसैन की वेबसाइट का मामला। नंबर 2, अल्ताफ हुसैन की जिंदगी को खतरा। नंबर 3, बिलावल तिलमिला उठे। नंबर 4, PTI बरतानिया के सदर का अहम पैगाम। नंबर 5, अंदलीब अब्बासी नीट एंड क्लीन, दाग तो अच्छे होते हैं। और नंबर 6, अमजद साबरी कत्ल केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो बात करूंगी सबसे पहले टॉपिक पे कि MQM लंदन की वेबसाइट जिस पे गैर एलानिया पाबंदी थी वो खुल गई है। किसने किसके हुक्म पे बंद की थी और किसने किसके हुक्म पर और किन मकासद के लिए खोली है, ये मुअम्मा है। क्योंकि निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने जब MQM लंदन के मुस्तफ़ा अजीजाबादी से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि ना हमसे पूछकर ये वेबसाइट बंद की गई थी और ना ही हमसे पूछकर ओपन की गई है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम कुछ लोग जो है आपस में इस खबर के हवाले से बात कर रहे थे तो हमारे एक साथी ने कहा कि ये वेबसाइट जानबूझकर उन लोगों की मॉनिटरिंग के लिए खोली गई है ताकि चेक किया जा सके पाकिस्तान में कौन कहां से इस वेबसाइट को देख रहा है, किस किस की हमदर्दियां लंदन के साथ हैं। तो मैंने यानी नजम जहरा ने उन साहब को ये कहकर चुप करा दिया कि आपकी ये बात मफरूजा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अल्ताफ हुसैन की जान को खतरा है, ऐसा मैसेज आया है MQM लंदन की हालिया खुलने वाली वेबसाइट जिस पे SOS अलर्ट के जरिए बताया गया कि मुख्तलिफ जराए सेंट्रल राब्ता कमेटी के अहम मेंबरान समेत MQM लीडर अल्ताफ हुसैन को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से MQM ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस और आला बरतानवी इदारों को आगाह करके सिक्योरिटी फराहम की दरखास्त कर दी है। नादरीन, साउथ अफ्रीका में अल्ताफ हुसैन के दरीना वफादार साथी के कत्ल के बाद इस तरह की धमकियों का आना इंतहाई खतरनाक अलामत है। अल्ताफ हुसैन पर लंदन में हमले और कत्ल की कोशिशें, धमकियां कोई नई बात नहीं, ऐसा माजी में कई बार हो चुका है। मगर जब से अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी थी, इस हवाले से अल्ताफ हुसैन ने चंद साल कदरे बेहतर गुजारे, मगर खुद पर लगाई जाने वाली पाबंदी के बाद अल्ताफ हुसैन ने दोबारा खुद को जब अपने अवाम और कारकुनान से सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा और अवाम की पजीराई, अल्ताफ हुसैन के हक में रैलियों का निकलना, बदतर मुखालिफ एंकर्स का ये कहने पे मजबूर होना कि अल्ताफ हुसैन से पाबंदी हटनी चाहिए। बिलखुसूस ये मुतालबा उस वक्त जोर पकड़ा है जब इलेक्शन करीब है। बेशक राब्ता कमेटी लंदन ने अभी तक उन अनासिर के नाम नहीं बताए जिनकी जानिब से धमकियां दी गई हैं, मगर सियाने खूब जानते हैं कि किनके मफादात खतरे में पड़ सकते हैं। अल्ताफ हुसैन से पाबंदी हटने के बाद यानी सियाने जो हैं वो समझ सकते हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन पे से पाबंदी हट गई तो किन के मफादात पे कारी जर्ब लगेगी। समझ तो आप लोग भी गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं सियाना समझदार ही समझती हूँ। अल्लाह पाकिस्तानी अवाम पे रहम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हामिद मीर कहते हैं कि 2018 में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई थी, तो दूसरी जानिब कामरान खान ने भी चुप तोड़ दी और कह दिया कि पल में इश्तिहारी मुल्जिम और पल में रियासत का लाडला। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? तो जनाब, हो तो ये भी रहा है कि वर्दी पहनकर मुल्क की वफादारी का अहद लेने वाले CCPO पंजाब लाडले चोर मफरूर मुल्जिम को ऐसे सलूट मार रहे थे जैसे कि दुश्मन मुल्क की छावनी को उड़ाकर आने वाले गाजी को सलूट मार रहे हो तो ये भी रहा है कि निगरां हुकूमत जिसके इख्तियारात नहीं किसी मुजरिम को सजा माफ करने के, मगर एक दरखास्त पर पाक फौज के चीफ जनरल बाजवा, आला जजेस जनरल फैज हमीद के खिलाफ लग़वियात बकने वाले, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को कत्ल करने की कोशिश करने वाले नवाज शरीफ की दरखास्त को सिर्फ 4 घंटों में काबिल समाअत बना के मंजूर करके और सजा माफ कर दी गई। जनाब मोहसिन नकवी साहब, वजीर आला पंजाब, इतना ही शौक है आपको लोगों की सजाएं माफ करने का, तो सरकार आप तो सादात हैं और सादात तो कैदियों को रिहाई दिलवाते हैं। आपके पंजाब की जेलें भरी पड़ी हुई हैं बेगुनाह असीरों से, और जिनका कोई कसूर नहीं है और वो जेलों में सड़ रहे हैं, और आप तो सादात से ताल्लुक रखते हैं और सादात
پر اسیری میں کیا کیا مظالم، خاص کر سادات کی مثال میں اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ اولاد رسول تھے اور بے گناہ بے قصور تھے. تو محسن نقوی صاحب آپ سادات ہیں، آپ کو اتنا ہی شوق ہے لوگوں کی سزائیں معاف کرنے کا، تو جائیے ان لوگوں کی سزائیں معاف کریں کہ روز محشر وہ آپ کی گواہی دے سکیں کہ آپ اپنے منصب سے انصاف کر رہے تھے. بھائی اس بار تو ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں بلکہ بہت ہلکا پڑ گیا. سین کچھ ایسا تھا کہ مائی باپ، سمجھ گئے ہوں گے آپ میں مائی باپ کن کو کہتی ہوں، مائی باپ نے یقین دلایا تھا کہ اس بار آپ کی باری ہے، یعنی بلاول وزیر اعظم ہوں گے اور آصفہ محکمہ خارجہ یا کوئی اہم عہدے پر فائز ہوں گی، اور بیک پر ادی فریال اور مسٹر 10%. مگر مسٹر 10% ایک زرداری سب پہ بھاری کے ساتھ ہو گیا ہاتھ، اور جناب میاں دے نعرے وجنے لگے اور طے پایا کہ میاں صاحب وزیر اعظم اور مریم ایکٹنگ وزیر اعظم ہوں گی. بیچارے مسٹر 10% یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کاندے وہی ہیں، لاڈلے تبدیل ہو گئے. بلاول گلہ کرتے نظر آئے کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے. بلاول صاحب نے کس کو یہ پیغام دیا؟ یہ پیغام جہاں دینا تھا وہاں پہنچ گیا. ناظرین، ہم خواتین بڑی مشکل میں رہتی ہیں اس وقت جب ہم واشنگ مشین لگائیں گھر بھر کے کپڑے دھونے کے لیے. بلیچ ڈالو، اچھا سرف ڈالو، پھر بھی جب تک دونوں ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کے داغ کو نہ صاف کرو داغ صاف نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ایسی ایک جادوئی واشنگ مشین ہے جس میں گہرے گہرے داغ مٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر سابق آرمی چیف مرحوم کی نواسی ختیجہ شاہ جو 9 مئی کو گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اور آج تقریباً 4 ماہ ہوئے جیل میں ہے، اس کی ضمانت تک منظور نہیں ہو رہی. اس کے برعکس اسی گاڑی میں سوار اندلیب عباس اور دیگر خواتین جو گاڑی کی چھت سے نکل کر فوجی تنصیبات کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے لیے عوام کو اکسا رہی تھی، جن کی ویڈیوز نیٹ پر موجود ہیں، ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا تھا. اچانک سے پونے 4 ماہ بعد یہ خواتین اندلیب عباس کی رہنمائی میں استحکام پاکستان کے دفتر میں نمودار ہوئی اور باجی فردوس عاشق اوان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور واشنگ مشین نے نہ بلیچ ڈالا نہ ہی سرف ڈالا. بھائی کیا گول چکر گھمایا ہے کہ اندلیب عباس اور دیگر خواتین نیٹ اینڈ کلین ہو گئی، بالکل اسی طرح جیسے کراچی میں ایم کیو ایم کے موجودہ رہنما. بس یہ سب دیکھ کر کامران خان صاحب سے رہا نہ گیا اور بول پڑے پل میں اشتہاری اور پل میں ریاست کے لاڈلے. تو ناظرین، یہ تو ہم نے 2 اہم اینکرز کے حوالے سے آپ کو کچھ تبصرہ بیان کیا اس واشنگ مشین کے حوالے سے کہ جس میں متحدہ پاکستان کے رہنما آپ کو پہلے نیٹ اینڈ کلین ہو کر پیارے پیارے بچے بن کے، صاف ستھرے بچے بن کے مارکیٹ میں آپ کو نظر آ رہے تھے، اب آپ کو پی ٹی آئی کے بھی پالے پالے بچے نظر آ رہے ہیں. خیر، ہمارے ہاں کراچی میں ایک وتیرہ رہا ہے کہ قاتل بھی ایم کیو ایم اور مقتول بھی ایم کیو ایم، اور الطاف حسین صاحب نے بھی کئی دفعہ اس بات پہ گلہ کیا ہے کہ ہمارے ہی لوگوں کو مارتے ہیں اور ہم پر ہی قتل کا الزام لگا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بات کروں گی محترم ناظرین کہ جب میں نے الطاف حسین پہ لگی پابندی کے خلاف ولاگ بنانے شروع کیے تو سندھ سے باہر کے سامعین نے ہم پہ تانے کسنا شروع کر دیے کہ الطاف حسین قاتل ہے، دہشت گرد ہے، اور آپ اس کی حمایت کر رہی ہیں، اس کی اوپر سے پابندی ہٹنے کے لیے ولاگ بنا رہی ہیں. تو ہم نے اس پروپیگنڈے کی ہمیشہ مذمت کی، مخالفت کی، کیونکہ ہم کراچی ہائٹ ہونے کے ناطے یہاں کی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ نشتر پارک میں عید میلاد النبی کے اجتماع پوری سنی تحریک کی قیادت کو بم سے اڑا دیا گیا اور جناب 10 منٹ کے اندر اندر الزام الطاف حسین پر لگا دیا گیا. پھر ہم نے 10 محرم عاشورہ کے جلوس میں دھماکہ دیکھا اور الزام چند ہی منٹ بعد ایم کیو ایم پر لگا دیا گیا. نہ جانے کون وہی لے کر آتا ہے، کون سی ایسی خبر رساں ایجنسی ہے جو بنا تحقیق کے، بنا حقائق کو جانے 10-15 منٹ کے اندر فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے فلاں فلاں ہے. اسی طرح ناظرین ہم نے دیکھا امجد صابری صاحب کا قتل ہوا اور الزام فوری طور پر جسم فروش، طوائف سے بدتر قلم فروش صحافی حضرات نے ذاتی مفادات کے لیے نت نئی کہانیاں گڑھ کر ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا. ماضی میں جنا پور کا الزام لگا کر ہزاروں بے گناہ مہاجروں کا قتل عام کیا گیا اور 10 سال بعد بریگیڈیئر امتیاز اسی میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہتا نظر آیا کہ وہ سب جھوٹ تھا، ہم سے غلطی ہوئی. ناظرین، کل امجد صابری شہید کے قاتل ماسٹر مائنڈ قاسم رشید، جسے سی ٹی ڈی نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ جیل سے 7 سال بعد
रिहा हुआ और एक बार फिर कराची के शिया जवानों को बड़ी तादाद में कत्ल करने का प्लान बना रहा था। सीटीडी के मुताबिक अमजद साबरी का कातिल कलअदम लश्कर जंगी का अहम रुकन है। माजी में 4 रेंजर्स के जवानों और असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल पीर मजदूर को भी कत्ल कर चुका है। तो मेरा सवाल है उन अवाम से जो बिला तहकीक के बिकाऊ मीडिया के प्रोपेगेंडे को सुनकर किसी के खिलाफ नफरतें फैलाते हैं, क्या वो अमजद साबरी शहीद और दीगर ब्रिगेडियर इम्तियाज या और जो सीटीडी और दीगर जेआईटी वगैरह में रिपोर्ट शाया हुई थी कि 10 मुहर्रम का जो जुलूस था उस पर किसने धमाका किया था, सुन्नी तहरीक का नश्तर पार्क में जो हमला हुआ था वो किसने किया था, क्या इन हकाइक को जानने के बाद आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता है? आप तन्हाई में सबके सामने ना सही तन्हाई में शर्मिंदा होते हैं कि हमने कैसे मुंह भर के इल्जाम लगा दिया था अल्ताफ हुसैन पे और किस तरह से उसके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे पे हमने जो है उसको लब्बैक कहा और उसको आगे व्हाट्सएप ग्रुपों में और ना जाने सोशल मीडिया पे कहां कहां वायरल किया। क्या आप लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, निदामत महसूस करते हैं? अगर करते हैं तो आप इंसान हैं और अगर नहीं करते तो आप किसी बदतरीन जानवर से भी बदतर हैं। अवाम के बाद मेरा सवाल है उन बेजमीर येलो जर्नलिज्म करने वाले लिफाफा सहाफियों से कि अपने अंदर इतनी जुर्रत रखते हैं कि वो अवाम को बता सकें कि हमने जो एमक्यूएम पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए थे वो हकाइक सामने आने के बाद हम अवाम से माफी मांगते हैं और शर्मिंदा होते हैं। मेरे ख्याल से इतना हौसला और जुर्रत शायद येलो जर्नलिज्म करने वाले लिफाफा सहाफियों में नहीं है, जो किसी के स्क्रिप्ट पर, किसी के तलवे चाटने पर इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं सिर्फ जाती मफादात के लिए। आखिर में पीटीआई बरतानिया के सदर का अहम पैगाम पे बात करने से पहले आपको माजी में लेके चलूंगी और याद दिलाऊंगी कि जब इमरान खान साहब का उरूज का वक्त था उस वक्त इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन को गद्दार, रॉ का एजेंट कहते थे, बल्कि यहां तक कहा कि मुझे इजाजत मिले तो मैं ड्रोन से हमला करके अल्ताफ हुसैन को लंदन में ही मरवा दूं। इस जुमले में एक लफ्ज है कि अगर मुझे इजाजत मिल जाए। तो अब अगर उनको इजाजत किससे चाहिए थी इस पे बात करें तो ये एक अलग बहस होगी। हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। जब इमरान खान खुद लाडले से गद्दार बने और उन पर बुरा वक्त आया तो सिवाय अल्ताफ हुसैन के किसी ने उनके हक में बात करने की जुर्रत नहीं की, ना तो वो सियासी और मजहबी जमातें जो इमरान खान के साथ मिली थी और उनका दम भरती थी, उन जमातों में से किसी ने इमरान खान साहब के लिए आवाज नहीं उठाई और ना ही बिकाऊ सहाफियों ने जो इमरान खान के गिर्द अपने मफादात की खातिर एक झमघटा लगाए रखते थे, उन सहाफियों में से भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज आई तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन की आवाज जो मुसलसल उनके हक में बयानात दे रहे हैं। शायद ये सब देखकर पीटीआई के सदर को एहसास हुआ तो उन्होंने बयान दिया कि अल्ताफ हुसैन पर से पाबंदी हटनी चाहिए। अब देखना यह है कि ये बयान उनकी जाती हैसियत में है या पार्टी सरबराह की इजाजत से पॉलिसी बयान है। खैर, सुबह का भूला अगर शाम घर आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। पीटीआई के रहनुमा ने जो ये बयान दिया है हो सकता है अपने जमीर के कैदी बनकर अपनी जमीर की आवाज पे उन्होंने ये बयान दिया हो और वो उनकी जाती हैसियत में हो। बहरहाल पीटीआई रहनुमा का अल्ताफ हुसैन के हक में जो बयान आया है इसको महाजिरों और पीटीआई सपोर्टर्स की निगाह में खैर सगारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, आज के अहम टॉपिक्स ये थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। यकीनन बहुत सारी बातों से आप मेरी इख्तिलाफ करेंगे और बहुत सारी बातों से मेरे साथ मुत्तफिक होंगे। तो इख्तिलाफ राय रखने का सबको हक है और हम हमेशा इस पॉलिसी पे गामजन रहते हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को जियो और जीने दो। और आखिर में आपसे यही दरखास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने इतराफ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।